हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के टॉपिक में हम सीडीपी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और ये आपका ऑफलाइन पेपर हुआ था। अब आपको पता है आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होना है 20 अगस्त को, तो हम ऑफलाइन जो पेपर है ना उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट पेपर था जो जून 2011 के अंदर हुआ था। हम उस पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे आज, ठीक है ना। तो देखिए आपका जो हिंदी का पेडागोजी सेक्शन है ना वो कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद आपने हमारी जो सीडीपी है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है और साथ में हमने जो मैथमेटिक्स है उसका पेडागोजी सेक्शन स्टार्ट कर दिया है। देखिए आप एक चीज को समझिए, जो आपका 150 नंबर का जो एग्जाम आएगा ना उसमें से 90 मार्क्स आपके पेडागोजी के होंगे। तो सबसे पहले हम पेडागोजी सेक्शन है ना उसको कंप्लीट कर लें, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आप इस चीज को समझिए, ठीक है। और साथ में हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं, यानी कि पहले हम थ्योरी को कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे ही थ्योरी कंप्लीट हो जाती है उस थ्योरी से रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट करते हैं। और मैंने आपको बोला था जब आपका 20 अगस्त को सीटेट होगा उससे पहले हम जितने भी प्रैक्टिस सेट है ना, जितने भी ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन सबको कंप्लीट करेंगे। और इतने ज़्यादा पेपर हैं कि आपको अलग से मॉक टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। आप इस चीज़ को समझिए, आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लेते हैं तो भी आपका एग्जाम आराम से निकलेगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस टाइम पर मिले तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब आप पेपर सोल्व करते हैं ना, जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कितने गलत होते हैं ये चीज़ आप कमेंट में बताइए। और अगर आपको वीडियो को अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना। ये हमारा ऑफलाइन जो पेपर हुआ था ओरिजिनल पेपर है, आप प्रिंट आउट से देख सकते हैं, ठीक है ना। इसको मैंने स्कैन करके अपलोड किया है ओरिजिनल पेपर को, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम शब्दावली है ना, ये किस ओर संकेत करती है। देखिए मैंने जो असेसमेंट टॉपिक है उसमें मैंने आपको क्लियरली बोला था ये चीज। अब जो पाठ्यचर्या है ना उसका मतलब क्या होता है, मैंने पाठ्यचर्या का मतलब भी बताया था और पाठ्यक्रम का मतलब भी बताया था आपको, ठीक है। वहां पर मैंने आपको बताया था जो पाठ्यक्रम है ना एक छोटी चीज है, सिलेबस है ये, और पाठ्यचर्या एक बहुत बड़ी चीज है। तो देखिए मैंने पाठ्यचर्या के बारे में वहां पर आपको बताया था, अगर सुबह से शाम तक बच्चा जब स्कूल में रहता है ना तो वो जितनी भी एक्टिविटी करता है ना जिसका इफेक्ट उसके जीवन के ऊपर पड़ता है वो आपकी पाठ्यचर्या कहलाती है। यानी कि स्कूल के दौरान बच्चे के द्वारा की गई हर एक एक्टिविटी आपकी पाठ्यचर्या के अंदर काउंट होती है। ये चीज मैंने वहां पर आपको क्लियरली बताई थी और लिखवाई भी है। तो आप असेसमेंट का पार्ट 1 कर चुके हैं, हम उसमें देखिए आप, ठीक है। तो हम देखिए अब आप फर्स्ट ऑप्शन है आपका शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। गलत है भाई। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन क्या करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, ये होगा आपका राइट आंसर। आप समझ गए होंगे, ठीक है। एग्जैक्ट स्टेटमेंट मिल गई है आपको। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सेकंड। आगे देखिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है। देखिए खेल पद्धति की बात हो रही है यानी कि प्ले की बात हो रही है। तो प्ले से क्या होता है, बच्चे का शारीरिक विकास होता है, बच्चे का कॉग्निटिव विकास भी होता है। यानी कि ओवरऑल किसके बारे में बात हो रही है, बच्चे के विकास के बारे में, उसकी वृद्धि के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, भाई कहीं ना कहीं हो सकता है लेकिन हमें क्या चुनना है, बेस्ट आंसर चुनना है। शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर यह तो नहीं हो सकता। आगे देखिए विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, हाँ ये राइट है आपका। फिर नॉर्मल सी बात है, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है खेल की वजह से, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, यानी कि उसका विकास और वृद्धि दोनों चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे देख लीजिए आप शिक्षण के समाज शास्त्री सिद्धांत पर, यह भी आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर जो नई परिस्थिति है ना उसके प्रति भी अनुक्रिया करता है। तो यह किससे संबंधित है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एनोलॉजी, यानी कि सीखने का सादृश्यता नियम। सादृश्यता का मतलब होता है समान, ठीक है। यहां पर कहना चाह रहा है कि भाई बच्चा है, उसने पास्ट में कोई भी एक्टिविटी की थी और जो उसको रिजल्ट मिला ना उसी को वो प्रेजेंट सिचुएशन में भी अप्लाई कर रहा है, यानी कि उसी आधार पर कर रहा है वो, यानी कि समान परिस्थिति में कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट। आगे देखिए डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया नॉर्मल सी बात है, मैं आपको बता चुका हूं। डिसलेक्सिया का मतलब होता है रीडिंग से रिलेटेड, यानी कि आपके पठन विकार, पठन से संबंधित। और डिसकैलकुलिया मैंने क्या बताया था, मैथमेटिक्स से रिलेटेड बताया था। डिसफेजिया मैंने क्या बताया था, स्पीच डिसऑर्डर से रिलेटेड बताया था मैंने, ठीक है। डिसग्राफिया मैंने किससे बताया था, राइटिंग से रिलेटेड बताया था। ये सारे के सारे टॉपिक मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में करवा चुका हूं, ठीक है। तो देखिए आप डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, मानसिक विकार से नहीं है भाई, गणितीय विकार से डिसकैलकुलिया होता है। पठन विकार आ गया ना आपका, तो हमारा यहां पर राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर
3। देखिए मैं इंग्लिश में मैक्सिमम करवाता हूँ चीज़ों को, लेकिन आज मैं हिंदी पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। आप दोनों लैंग्वेज में है, जो लैंग्वेज आपको पसंद आती है आप उसी के अंदर क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है ना। दोनों सेम चीज़ें हैं, मैं एक्सप्लेन ऐसे ही करता हूँ, इंग्लिश में वर्ड लेता हूँ और उसको एक्सप्लेन करता हूँ एकदम हिंदी में, एकदम डिटेल से, क्योंकि आपके दिमाग में चीज़ें सेट होना जरूरी है। आपको इंग्लिश या हिंदी के चक्कर में नहीं पढ़ना है। मेरा मानना तो यह है, आप जब क्वेश्चन को करें ना, आप दोनों लैंग्वेज को देखें, क्योंकि काफ़ी ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको हिंदी में समझ में नहीं आएंगे, लेकिन इंग्लिश में वो बहुत ईजी हो जाते हैं। और काफ़ी ऐसे वर्ड हैं जो आप इंग्लिश में नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब आप हिंदी के अंदर देखोगे ना तो आप आराम से समझ जाते हो। तो आप जब क्वेश्चन को करते हो और अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, तो आप दोनों लैंग्वेज को प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। यानी देखिए विशेष आवश्यकता, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं तो देखिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, हाँ भाई ठीक है, हो सकता है। आगे देखिए, विशेष विद्यालयों में, गलत है भाई। हमने इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ा था, वहां पर हमने बताया था कि बच्चा किसी भी टाइप का बच्चा हो, समावेशी शिक्षा देनी है बच्चे को। यानी कि हर टाइप के बच्चे को, चाहे वो डिसेबल्ड है, चाहे वो वंचित बच्चा है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, कुछ भी हो, हर टाइप के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। एक जैसी शिक्षा मिलने का हर किसी को अधिकार है। हम किसी भी बच्चे को अलग से नहीं रखेंगे, उनको अलग नहीं करेंगे, उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम सभी बच्चों को एक साथ समान रूप से पढ़ाएंगे। आगे देखिए, विशेष विद्यालयों में, गलत हो गया ये भी, विशेष विद्यालयों में ये भी गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि सभी बच्चों को एक साथ सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं कैसे पढ़ेंगे, सभी बच्चों के साथ पढ़ेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट। आगे देखिए, आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने की प्रक्रिया के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए। देखिए आप, देखिए क्या बोल रहा है, आकलन है उसको उपयोगी और रोचक बनाना है, यानी कि यूजफुल और इंटरेस्टिंग बनाना है। देखिए आप, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना गलत है भाई। मैंने आपको बताया था कभी भी बच्चों को कंपेयर नहीं करना है और ना ही उनके बीच में कंपटीशन करवाना है। अगर कंपटीशन करवाना है ना तो उनका खुद का खुद से करवाइए, ये चीज मैंने आपको क्लियरली बताई थी, ठीक है ना। यानी कि आज अगर बच्चा 10 में से 6 नंबर ले रहा है ना, तो आप उसको मोटिवेट कीजिए, अब वो कल से 10 में से 8 नंबर या 10 नंबर लेके आए, यानी उसका खुद से कंपटीशन करवाइए आप। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, ये भी गलत है। मैंने बताया था ना, बच्चों को लेबलिंग नहीं करनी है, आपको ये नहीं बोलना कि ये तो बुद्धिमान है या ये बच्चा नालायक है। मैंने बताया था आपको, अगर लेबलिंग नहीं करनी है कभी भी बच्चों के ऊपर, ठीक है, कि ये तो बुद्धू है, नालायक है, बुद्धिमान है, ठीक है ना, बहुत ही होशियार है, इस टाइप की कोई चीज नहीं करनी है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। आगे देखिए, शैक्षिक और शैक्षिक यानी कि स्कॉलिस्टिक और कोस्कुलिस्टिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का, यानी कि मल्टीपल मेथड्स का यूज करना, वैरायटी ऑफ मेथड्स का यूज करना, ये आपका सही हो सकता है। आगे देखिए, फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, यानी कि टेक्निकल लैंग्वेज, गलत है भाई। आपको सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है। आपको बच्चों को लैंग्वेज के अंदर फंसाना थोड़ी ना है, आप तो चाहते हैं कि बच्चे सीखें, और बच्चे कब सीखेंगे, जब आपकी लैंग्वेज सिंपल होगी, उनको आसानी से समझ में आएगी। तो आप तकनीकी भाषा का यूज थोड़े ना करोगे, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर और जो बेस्ट आंसर है क्या हुआ, आंसर नंबर 3। आगे देखिए, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, यानी कि जो गिफ्टेड चाइल्ड है ना, वो निम्नलिखित में से कौन सी हरकत नहीं करता है, कौन सी प्रॉपर्टी वो नहीं रखता है। देखिए आप, सृजनात्मक विचार रखेगा, हाँ भाई ठीक है, क्रिएटिव आइडिया तो रखेगा, क्रिएटिव बच्चा है, प्रतिभाशाली बच्चा है, ठीक है ना, गिफ्टेड चाइल्ड है तो वो तो रखेगा भाई। आगे देखिए, दूसरों के साथ झगड़ना, हाँ ये गलत है, ये नहीं करेगा भाई। आगे देखिए, अभिव्यक्ति में नवीनता, यानी कि अपने विचारों को अलग अलग तरीके से, क्रिएटिव तरीके से एक्सप्रेस कर पाएगा, ये भी सही है। और उसमें क्या होगी, क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा होगी, ये भी आपका सही है। लेकिन क्या नहीं होगा, बच्चा झगड़ालू नहीं होगा बच्चा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी, एकदम इजी है। आगे देखिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, यानी कि यह स्टेटमेंट किसने दी है। और यह स्टेटमेंट मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, ये बोली थी पियाजे ने, यानी कि बच्चे खुद से क्या करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1, ठीक है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा पियाजे। आगे देखिए, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती। देखिए घर में ज्यादा बात नहीं कर रही है, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह किस बात को दर्शाता है भाई, एक बच्ची है वो घर में ज्यादा बात नहीं कर रही है, लेकिन जब वो स्कूल में जाती है, विद्यालय के अंदर जाती है ना, जब स्कूल में जाती है तो वो अच्छे से बोलती है, आराम से बोलती है, खुलकर बात करती है, अपने विचारों को अच्छे से एक्सप्रेस करती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, ये गलत है भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, विद्यालय में पढ़ाई भी तो होती है ना, सिर्फ बातें थोड़ी ना होती हैं। आगे देखिए, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, यह भी गलत है, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे टीचर भाई आप खूब बातें करो। आगे देखिए,
कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई ठीक है, आप कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। आगे देखिए, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। राइट, एकदम 100% करेक्ट आंसर आपका ये होगा। आपको बेस्ट आंसर चुनना है, इसलिए आप एक चीज को याद रखना, अब सभी जब भी आप क्वेश्चन करें ना, तो आप सभी आंसर को पक्का एक बार पक्का पढ़ें। जितने भी ऑप्शंस दिए गए होते हैं ना, उनको एक बार आपको 100% पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आपको बेस्ट आंसर चुनना है। और सीटेट में अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, यानी कि बेस्ट चुनने होते हैं आपको, ठीक है। आगे देखिए, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि बच्चे में क्या कैपेबिलिटी है, और ये एक टीचर को समझना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से क्या संबंधित है, यानी कि कौन सी वो चीज है जो टीचर को ये बात बताएगी, यानी टीचर को ये कैपेबिलिटी देगी अगर वो बच्चों को अच्छे तरीके से समझे। देखिए आप, शिक्षा समाजशास्त्र गलत है भाई, सामाजिक दर्शन सोशियो फिलोसफी ये भी नहीं हो सकता, मीडिया मनोविज्ञान क्या होता है ये भी नहीं हो सकता। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, भाई नॉर्मल सी बात है, जब टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में ज्ञान होगा ना, तो वो समझ पाएगा कि बच्चे को कहाँ पर समझने में दिक्कत आ रही है, बच्चा कहाँ पर गलतियां कर रहा है, बच्चे में क्या लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, कहाँ पर बच्चे के सीखने में गैप है। इन सब चीजों को जो टीचर है वो समझ पाएगा। तो इसके लिए हमारा बेस्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4। आगे देखिए, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के बारे में बात हो रही है। अब सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा होती है ना, वो क्या होती है, देखिए, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, यानी कि रटने की प्रक्रिया को, आपकी मेमोरी को तेज करती है। नहीं भाई, आगे देखिए, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। नहीं, अलग नहीं करती भाई, हमें तो जोड़ने का काम करना है। हमने हमेशा बताया है कि जो नई नॉलेज है ना, वो कैसे बनेगी, पुरानी नॉलेज के बेस पर बनेगी, पुरानी नॉलेज की हेल्प लेकर बनेगी। तो ये चीज तो गलत हो गई, हमें अलग अलग थोड़ी ना करना है पुराने और नए ज्ञान को, हमें तो दोनों को कनेक्ट करना है, जोड़ना है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। आगे देखिए, शिक्षार्थी एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। गलत है भाई, आपको एक दिशा में नहीं सोचना, हम तो हमेशा मल्टीपर्पज की बात करते हैं, हम तो अलग अलग दिशाओं में सोचने की बात करते हैं, हम तो डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में बात करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बात करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। तो आपको एक दिशा में नहीं सोचना है, आपको तो अलग अलग तरीके से सोचना है। तो ये आपका आंसर ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, आंसर नंबर 4। देखिए, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना। यस, नॉर्मल सी बात है, अगर बच्चा मोटिवेटेड होगा ना, तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप चीजों को करेगा। आप एक एग्जाम्पल से समझिए, मैंने ये एग्जाम्पल थ्योरी में भी दिया था। अब भाई एक बच्चे का मैथ अच्छा है या मैथ में उसका इंटरेस्ट है, तो आपको कभी भी यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप बच्चे मैथ पढ़ लीजिए, बच्चा अपने आप ही मैथ को पढ़ेगा सबसे ज्यादा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वो अंदर से मोटिवेटेड है, अंदर से उस चीज के लिए क्या है, इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4। आगे देखिए, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, यानी कि जो आपकी लर्निंग है ना, उसको इनरिच किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है, देखिए आप, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें, यानी कि इंटरेक्शन करें, और शिक्षक उस प्रक्रिया को क्या बनाए, सुगम बनाए, उसमें हेल्प करे। हाँ भाई, कहीं ना कहीं आपका हो सकता है, लेकिन मैंने बोला ना, एक बार कंप्लीट ऑप्शंस को 100% पढ़ना है आपको। आगे देखिए, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। गलत है भाई, ऐसा थोड़ी ना, अधिक से अधिक थोड़ी ना यूज करनी है। आगे देखिए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान यानी कि लेक्चर मेथड और स्पष्टीकरण का प्रयोग कीजिए, यानी कि गलत है ये। मैंने बोला था ना, लेक्चर मेथड सबसे बेकार मेथड होता है किसी भी चीज को सीखने का, क्योंकि उसमें बच्चा है ना, वो एक्टिव नहीं होता, वो पैसिव होता है, इसलिए। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, ये भी आपका क्या है, गलत है। परीक्षा लेने पर ध्यान नहीं देना है, तो सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 1। यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 1। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया में विशेषता नहीं माना गया, यानी कि वो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, सीखने में हेल्पफुल नहीं है। देखिए आप, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। मैंने बोला ना, जब भी एकमात्र की बात आ जाए, जब भी केवल की बात आ जाए, वो आंसर आपका गलत होता है। ठीक है ना, आगे देखिए, फिर भी आप, सीखना क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया यानी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। मैंने ये चीज लर्निंग थ्योरी में करवा रखी है, जो हमने लर्निंग के पार्ट 1 और 2 किया था, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आगे देखिए, लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड, यानी कि लक्ष्योन्मुख होती है, ये भी आपका राइट है, मैंने लिखवाया था वहां पे। जो लर्निंग है ना, वो कैसी होती है, गोल ओरिएंटेड होता है, यानी कि आपका एक लक्ष्य होता है, तभी आप सीखते हैं। तो ये भी आपका सही है। आगे देखिए, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। यस, ये भी आपका सही है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। अनलर्निंग इज ऑल्सो ए लर्निंग, और मैंने यहाँ पे वहां पे अलग से अलग कलर में अंडरलाइन भी किया था इस स्टेटमेंट को। अब जो आपका भूलना होता है ना, वो भी क्या है, एक लर्निंग की ही प्रोसेस होती है। और मैंने वहां पे एग्जांपल दिया था, जैसे कि आप कोई कॉन्सेप्ट है, आपने किसी टीचर से पढ़ा और उस टीचर ने वो गलत पढ़ा दिया,
तो जब आप नेक्स्ट टीचर से या कहीं और से उस कॉन्सेप्ट को देखते हो ना, तो आपको समझ में आता है यार ये तो मैंने गलत पढ़ लिया था। तो आप क्या करते हो, आप अच्छे से नए कंसेप्ट को समझ पाए, इसलिए आपको पुराने कंसेप्ट को भूलना पड़ता है। जो आपने गलत पढ़ा था ना उसको आपको भूलना पड़ेगा। तो ये भूलना भी क्या है, एक तरह से लर्निंग ही हो रही है ना भाई। आप पुरानी चीज़ों को भूलेंगे तभी तो आप नई और सही चीज़ों को समझ पाएंगे। तो एक तरह से ये क्या हो गया, अनलर्निंग इज ऑल्सो ए लर्निंग। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट। यानी कि यह विशेषता नहीं है, एकमात्र स्थान थोड़ी ना होता है विद्यालय। आगे देखिए, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी क्या करना चाहिए। देखिए आप, यानी कि बच्चा दृष्टिबाधित है, अच्छे से देख नहीं सकता, विजुअल इंपेयर्ड है बच्चा, तो क्या करना चाहिए आपको। देखिए, निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। गलत है भाई, आप ऐसा नहीं करोगे, आप सभी को एक समान कार्य करवाओगे, सभी बच्चे को एक ही नजर से देखोगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे और ना ही किसी को आप सिंपैथी दोगे। समझ रहे हो ना आप। आगे देखिए, कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्य को करने में सहायता दी जानी चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं हो सकता है भाई। आगे देखिए, बच्चे के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए। यस, ये आपका एग्जैक्ट राइट आंसर होगा, क्योंकि यहां पे आ गया सामान्य रूप से व्यवहार, और ऊपर मैंने आपको अभी बताया था अगर हर बच्चे को सेम समझना है, हर बच्चे को सेम एजुकेशन देनी है, ना किसी के साथ भेदभाव करना है और ना किसी को अलग से आपको सिंपैथी देनी है। ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, आपको सामान्य रूप से व्यवहार करना है। फिर भी आगे देखिए, बच्चे के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। गलत है भाई, मैंने अभी बता दिया, विशेष व्यवहार नहीं करना, अलग से बच्चे को स्पेशल नीड नहीं देनी है। ठीक है, तो यहां पर हमारा राइट आंसर और बेस्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 3। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाना चाहिए। यानी कि प्राथमिक स्तर का शिक्षक है तो सबसे बेस्ट उसके अंदर क्या होना चाहिए। देखिए आप, पढ़ाने की उत्सुकता, हाँ भाई हो सकता है कहीं ना कहीं। धैर्य और दृढ़ता, हाँ ये भी हो सकता है। शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है। अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता, ये नहीं हो सकता। मैंने बताया था स्टैंडर्डाइज, जब भी स्टैंडर्डाइज की बात आ जाएगी, मानक की बात आ जाएगी, वो आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। बचे हमारे पास 3, तो अब 3 में से बेस्ट चुनना है हमें। आप देखिए, आप बेस्ट क्या होगा भाई, पढ़ाने की उत्सुकता, हाँ सही है भाई, टीचर में हो सकता है लेकिन बेस्ट नहीं है ये। धैर्य और दृढ़ता, यस ये आपका बेस्ट होगा। क्यों भाई, नॉर्मल सी बात है, आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना है और छोटे बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं होता है। ठीक है ना, उनको रोकना ही बड़ी मुश्किल बात होती है। ठीक है, तो आप में सबसे ज्यादा पेशेंस होना चाहिए, एक प्रिजर्वेंस होनी चाहिए आपके अंदर कि आप छोटे बच्चों को हैंडल कर पाओ। तो सबसे जो बेस्ट आंसर है वो क्या होगा, आपका धैर्य और दृढ़ता के बारे में। ठीक है, और देखिए शिक्षक पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ये जरूरी नहीं होता है प्राथमिक लेवल पर, ये आप जब हाई स्टैंडर्ड में जाते हैं ना तब आपकी नॉलेज ज्यादा चेक होती है कि आप बच्चों को, आपको अपने सब्जेक्ट की कितनी ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका बेस्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। देखिए पियाजे की थ्योरी दाइए वहां पर आप, मैंने बहुत ही डिटेल से बहुत ही अच्छे से करवाई है, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और मैंने एकदम देसी एग्जाम्पल जो बोलते हैं ना, अपने घर से रिलेटेड एग्जाम्पल उठाकर चीजों को करवाया है। ठीक है, देखिए उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी, अगर आपको याद हो तो। कौन कौन सी, सेंसरी मोटर स्टेज, उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज, और उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो सेंसरी थी ये तो 0 से 2 वर्ष तक थी। ठीक है, और जो आगे प्री ऑपरेशनल थी ये कहां थी, 2 से 7 तक, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 तक, और फॉर्मल आपकी 11+, ये बताई थी मैंने। ठीक है, और जब आप मूर्त तरीके से सोचना स्टार्ट करते हैं, यानी कि आप लॉजिकली सोच रहे हैं, ठीक है, आप चीजों का रीजन जानना चाहते हैं, आप लॉजिकल सोच रहे हैं, तो ये होती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। इस चीज को आप याद रखना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आप लॉजिकली स्टार्ट करते हैं सोचना। और आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब करते हैं, यानी कि आप अमूर्त चिंतन कब करते हैं, वो करते हैं आप फॉर्मल अवस्था के अंदर, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। ठीक है, लेकिन यहां पर हमारा क्या होगा राइट आंसर, आंसर नंबर 4, क्योंकि यहां पर क्या पूछा है, लॉजिकली सोचना पूछा है। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, यानी कि सामूहिक पठन करते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं, ग्रुप लर्निंग करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, यानी कि अलग अलग बैठ गए दूर दूर और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। तो इस स्थिति से निपटने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। देखिए आप, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। हाँ भाई, कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन हमें बेस्ट आंसर चुनना है, इस चीज को याद रखना, क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चन है। आगे देखिए, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। हाँ भाई, बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स है भाई, कुछ भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। आगे देखिए, अभिभावकों को शिक्षक पर
विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर क्या करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, तभी तो समस्या का सॉल्यूशन होगा। जब आप उस टीचर से बात करेंगे, आप डायरेक्ट हेडमास्टर के पास या प्रधानाध्यापक के पास जाएंगे तो सॉल्यूशन कैसे होगा? सीधी सी बात है ना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? आंसर नंबर 3। इन दोनों से बेस्ट आंसर है ये। आगे देखिए, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। गलत है भाई, ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 3। आगे देखिए, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? यानी कि इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी थी? ये दी थी आपके गेस्टाल्ट ने। भाई जितनी भी थ्योरी है ना उनकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, किस साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी थी। ठीक है, आगे देखिए, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशेष अवस्थाओं की पहचान किसने की थी? बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट आपका। और किसने बात की थी? 4 स्टेजेस के बारे में पियाजे ने। हम कर चुके हैं, जस्ट अभी ऊपर क्वेश्चन आया था। कौन कौन सी स्टेज थी? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आपकी ये चीज फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए। चीजों को इतनी बार रिवाइज कर दीजिए, जब आप एग्जाम में बैठे ना आपको सेकंड भी ना लगे आंसर करते समय। ठीक है, तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 4। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? मैंने जब सोशलाइजेशन प्रोसेस करवाई थी ना, सोशलाइजेशन जो टॉपिक करवाया था ना प्रोसेस का, तो उस समय मैंने आपको बताया था अब बच्चे किस अवस्था में कैसे कैसे बिहेव करते हैं। तो यानी कि समूह के सक्रिय सदस्य बन गए, यानी कि सबसे ज्यादा वैल्यू अपने फ्रेंड्स को देंगे। जो उसका समूह है ना, जो उसकी ग्रुपिंग बन चुकी है दोस्तों की, उसको सबसे ज्यादा वैल्यू देंगे। माँ बाप है ना, जो पेरेंट्स हैं, वो उनको अच्छे नहीं लगेंगे। तो ऐसा बच्चे कब करते हैं? किशोर अवस्था के अंदर, यानी कि एडोलेसेंस के अंदर, जब वो 11+ 13+ हो जाते हैं ना, उस समय। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 1। आगे देखिए, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खलिस्तान की भूमिका निभानी चाहिए। यानी कि बच्चे सीखना चाहते हैं या बच्चे सीख रहे हैं, तो उस समय माता पिता का क्या रोल होता है? देखिए, नकारात्मक रोल। भाई गलत है, आप बच्चों के साथ गलत थोड़े ना करोगे। अग्रोन्मुखी यानी कि हर चीज को करने के लिए आप आगे आएंगे। आगे देखते हैं, सहानुभूतिपूर्ण। ये भी आपका गलत है, आपको सहानुभूति थोड़ी ना दिखानी है। जब बच्चा गलत करे तो आप बोलिए गलत कर रहा है, और जब बच्चा सही करता है तो बोलिए आप सही कर रहा है। न्यूट्रल यानी कि तटस्थ, ये भी नहीं हो सकता। आपको चुप थोड़ी ना बैठना है। अब बच्चे तू सही कर चाहे गलत कर, मैं तो कुछ भी नहीं बोल लूंगा, ऐसा थोड़ी ना करोगे आप। तो आपको कैसी भूमिका निभानी है? अग्रोन्मुखी यानी कि प्रोएक्टिव। जब बच्चे गलत करते हैं तो आप बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं, और जब बच्चे सही करते हैं तो आप उनको शाबाशी देंगे कि हाँ आपने सही किया है। तो कैसी भूमिका निभाएंगे? अग्रोन्मुखी, प्रोएक्टिव निभाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इस चीज को आप याद रखना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, उनके कंसेप्ट यानी कि उनके सारे ऑप्शन सब कुछ रिपीट होता है, तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। आगे देखिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है डेवलपमेंट। मैंने डेवलपमेंट टॉपिक जब करवाया है, वहां पे मैंने आपको 20 से 21 शायद 22-23 जो प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया है, और उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो देखिए, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया यानी कि लाइफ टाइम चलती है, तो सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हो जाएगा। सोचने की जरूरत नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत यानी कि निरंतर चल रहा है। ठीक है, ना ही अंतर संबंध का होगा, ना ही एकीकरण का होगा, और ना ही अंतःक्रिया का होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, आगे देखिए, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकास यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है भाई, यानी कि बच्चे के ब्रेन के बारे में बात हो रही है। अगर वो किस तरीके से सोचता है, उसकी लॉजिकल थिंकिंग के बारे में, उसकी क्रिएटिविटी के बारे में बात हो रही है। तो यह बच्चा कब कर पाएगा, कहां पर कर पाएगा? देखिए आप, खेल के मैदान में नहीं भाई, खेल के मैदान में ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट ज्यादा होगा आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट की बजाय, तो यह भी नहीं हो सकता। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, हाँ ये आपका हो सकता है। फिर भी आप आगे देखिए, सभागार यानी कि ऑडिटोरियम, ये भी नहीं हो सकता। घर पर भी नहीं हो सकता। बच्चे घर पर कहां पर ज्यादा पढ़ते हैं? तो नॉर्मल सी बात है, आपका जो राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 2 यानी कि विद्यालय के अंदर, स्कूल के अंदर, और कक्षा पर्यावरण यानी कि क्लासरूम एनवायरमेंट के अंदर, यही हमारा राइट आंसर होगा। पर नॉर्मल सी बात है, बच्चे स्कूल में किस लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो वहीं पर सबसे ज्यादा आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 2। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? यानी कि जो बच्चा है ना, जो बुद्धिमान बच्चा है, गिफ्टेड चाइल्ड है, इंटेलिजेंट चाइल्ड है, उसका कौन सा लक्षण नहीं है? देखिए आप, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। गलत है भाई। जो भी बच्चा क्रिएटिव बंदा होगा ना, जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा, जो बुद्धिमान बच्चा होगा, इंटेलिजेंट बच्चा होगा, वो कभी भी चीजों को रटेगा नहीं, वो चीजों को समझकर पढ़ेगा। और ये चीज हमने बोली है हमेशा से, रटन प्रणाली को तो हमें वैसे ही खत्म करना है।
तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात की है लक्षण नहीं है। फिर भी चलो हम आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो, यानी कि कम्युनिकेशन करता हो सही तरीके से, अच्छे तरीके से, ये तो अच्छी बात है, प्रतिभाशाली बच्चे ऐसे कर सकते हैं। आगे देखिए, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, अमूर्त रूप यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये तो अच्छी चीज है कि बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहे हैं। पियाजे के अनुसार इस टाइप के बच्चे कब करते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में कर पाते हैं अमूर्त चिंतन, ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित यानी कि इस नए परिवेश के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, ये चीज भी क्या होती है, सही होती है, ये भी प्रतिभाशाली बच्चों में हो सकती है। तो राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि लक्षण नहीं पूछा है, यानी कि बच्चे रटते हैं, ये चीज नहीं होगी बच्चों के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आगे देखिए, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाएगा, यानी अभिप्रेरित यानी मोटिवेटेड, साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग क्या होगा, देखिए आप, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। हाँ भाई हो सकता है, अगर भाई बच्चे हैं ना, सभी बच्चे क्लास में आ रहे हैं क्योंकि वो अंदर से मोटिवेटेड है, उनको पढ़ना है, हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन हमें क्या चुनना है, बेस्ट चुनना है। आगे देखिए, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, हाँ ये कहीं ना कहीं नहीं हो सकता, ठीक है, चलो फिर भी आप आगे देखिए, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, हाँ ये हो सकता है, और कक्षा में एकदम खामोशी, ये नहीं हो सकता। भाई आपको क्लास में खामोशी थोड़ी ना रखनी है, और अगर खामोशी होगी तो नॉर्मल सी बात है, बच्चे मोटिवेटेड नहीं है, वो चुपचाप बैठे हुए हैं, वो निरस बैठे हुए हैं, वो एक्टिव है ही नहीं, वो पैसिव स्थिति में है, ठीक है, और हमें चुनना है बेस्ट। अब आप दो में से बेस्ट देखिए, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति और उसके बाद है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। भाई नॉर्मल सी बात है, अधिकतम उपस्थिति तो वैसे भी हो सकती है, भाई टीचर ने बोला हो भाई कल क्या है, कल हम पार्टी दे रहे हैं या कुछ अलग चीजें करवा रहे हैं, आपको घुमाने के लिए ले जाएंगे, तब भी तो बच्चे सभी क्लास में आ सकते हैं ना, क्योंकि इन सब चीजों में तो हर किसी का इंटरेस्ट होता है, घूमने फिरने के अंदर, हमें मूवी देखने ले जाएंगे, इन सब चीजों में, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट आंसर क्या होगा, शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ये आपका बेस्ट होगा। भाई नॉर्मल सी बात है, जो बच्चा अंदर से मोटिवेटेड होगा ना, वो घर जाकर पढ़ेगा, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर वो पढ़ेगा तो नई नई चीजें वो टीचर के लिए निकाल के लेके आएगा, नए नए उसके डाउट होंगे, वो जो टीचर को बताने होंगे, तो ऐसा बच्चा क्या करेगा, क्लास में खड़ा होकर प्रश्न पूछेगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा बच्चा सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, निम्नलिखित में से कौन से बच्चे की, यानी कौन सी वो प्रॉपर्टी है जो बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं रखती है। देखिए आप, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, राइट है भाई, भाई हर किसी को सोशल अप्रूवल चाहिए, आप चाहते हो ना कि आपकी तारीफ हो, लोग आपको समझें, लोग आपको देखें, लोग आपको पहचाने, तो सोशल अप्रूवल तो हर किसी को चाहिए, तो ये तो आपकी आवश्यकता होती है। आगे देखिए, संवेगात्मक सुरक्षितता की आवश्यकता, यानी कि इमोशनल सिक्योरिटी, भाई हर किसी को चाहिए ये, आप चाहते हैं ना कि लोग आपको इमोशनली समझें, आपका फायदा ना उठाएं, समझने की कोशिश करें आप किस तरीके से सोचते हैं, आप इमोशनली वीक हैं या स्ट्रोंग है, ठीक है, तो ये तो आपकी सिक्योरिटी होती है, ये तो आपको जरूरत होती है। आगे देखिए, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, हाँ ये आपका नहीं हो सकता, तो राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 3। फिर भी आगे देखिए, सानिध्य यानी संगति की आवश्यकता, भाई हर किसी को फ्रेंड चाहिए, पेरेंट्स हर किसी को चाहिए ना, तो नॉर्मल सी बात है, हर किसी को भाई नीड फॉर कंपनी है, हर किसी को कंपनी चाहिए, कोई भी इंसान लाइफ में अकेला नहीं रह सकता है, इस चीज को समझिए आप, हर किसी को एक दूसरे की जरूरत होती है, ठीक है, आज इसको है कल उसको होगी, नॉर्मल सी बात है। तो राइट आंसर हमारा यह क्या होगा यहाँ पे, आंसर नंबर 3, यानी कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, यह संबंधित नहीं है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3। आगे देखिए, मन का मानचित्रण संबंधित है, देखिए आप, मन का मानचित्रण यानी कि मन को समझना, ठीक है। अब देखते हैं, बात करते हैं, बोध यानी समझ बढ़ाने की तकनीक, हाँ कहीं ना कहीं हो सकती है भाई, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना, नहीं भाई, नॉर्मल सी बात है, मन के मानचित्रण का साहसिक कार्यों से क्या लेना देना है, साहसिक कार्य कहने का आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ पर भी तो डिपेंड करते हैं ना। आगे देखिए, मन का चित्रण बनाने में, ये नहीं हो सकता, ये तो बेतुकी की बात हो गई, नॉर्मल सी बात है, इसका हिंदी में लिख दिया, अगर मन का मानचित्रण यानी कि मन का चित्र बनाना, ये भी नहीं हो सकता, आपको इनर मीनिंग को समझना है कि वो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। आगे देखिए, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, हाँ ये आपका 100% राइट होगा। भाई देखिए, फर्स्ट है, इसमें क्या बोल रहा है, बोध यानी समझ बढ़ाने की तकनीक, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बात की है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, अनुसंधान और क्रियाशीलता ने हर किसी को कवर कर लिया है, उसमें समझ भी आ गई, उसने लॉजिकल थिंकिंग भी आ गई, क्रिएटिव थिंकिंग भी आ गई, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी आ गई, तो जो आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत है उसमें सब कुछ आ चुका है। तो राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4। आगे देखिए, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। देखिए आप समझिए, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर की बात हो रही है,
तो उनको सीखने की संबंधित समस्याओं को संबोधित आप कैसे करेंगे? देखिए, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का क्या करेंगे आप? प्रयोग करेंगे, यानी कि मल्टीपल मेथड्स का यूज करेंगे। तो यहां पर बोलना चाह रहा है कि बच्चे क्या है, डिसेबल्ड बच्चा है, तो आप क्या करेंगे, बच्चे के अंदर जो डिसेबिलिटी है ना, आप उसी के अकॉर्डिंग मल्टीपल मेथड्स का यूज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप बच्चे को पढ़ाएंगे, उसी की तरह आप जो पढ़ाने का जो तरीका है ना उसको चूज करेंगे। अगर यह बच्चा क्या है, डिसेबल है, तो आप उस डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर फर्स्ट। फिर भी चलो आप आगे देखते हैं। महंगी और चमकदार सामग्री का प्रयोग गलत है भाई। आप ऐसा थोड़ी ना कि भाई महंगी और चमकदार सामग्री होंगी तो आप ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, ये तो गलत बात है। आगे देखिए, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, ये भी गलत है आपका। भाई ठीक है, सरल ठीक है, लेकिन रोचक का मतलब क्या होता है? भाई नॉर्मल सी बात है, आपको रंग बिरंगी चीजें थोड़ी ना करनी है, आपको बच्चों को सिखाना है। बच्चा डिसेबल्ड है तो वो रंग बिरंगी चीजों की बजाय किससे ज्यादा अच्छे से सीखेगा? जो चीज उसके काम आए, जो उसको हेल्प करे, उसकी डिसेबिलिटी के अंदर क्या करे, सहायक हो। आगे देखिए, कहानी कथन पद्धति, ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। और ये चीज हम नॉर्मल भी बोलते हैं, अगर हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए आप डिफरेंट मेथड्स का, मल्टीपल मेथड्स का, वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स का आप क्या कीजिए, यूज कीजिए। आगे देखिए, राइट आंसर यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर नंबर फर्स्ट। आगे देखिए, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा क्या करता है, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में सोचता है? आ गया ना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में, मैंने बताया था आपको पिछले हमने जो क्वेश्चन करवाया था पियाजे वाला, उसमें बताया था कि बच्चा अमूर्त तरीके से कब सोचेगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब करेगा? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। देखिए यहाँ पर कहां पे आंसर? आंसर नंबर सेकंड, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सोचना स्टार्ट कर देगा। और लॉजिकली सोचना कब स्टार्ट करेगा? मैंने बताया था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। लेकिन यहां पर क्या पूछा है? अमूर्त संक्रियाएं पूछी हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि अमूर्त संकल्पनाओं की तरह, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरह। ठीक है, आगे देखिए, राइट आंसर आंसर नंबर सेकंड। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का पोषण करता है? यानी कि कौन सी ऐसी विधि है जो बच्चों में क्या बढ़ाएगी? क्रिएटिविटी को बढ़ाएगी। देखिए, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, कहने कहीं सही हो सकता है भाई, आप कंफ्यूज है क्योंकि आपको बेस्ट चुनना है, इसलिए सभी ऑप्शंस को आप 100% देखा कीजिए। ठीक है, आगे देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं यानी कि इनर एबिलिटी है बच्चों की, उनका पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। हाँ, इससे बेटर ये आंसर है। आगे देखते हैं फिर भी हम, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। नहीं भाई, आपको फोकस नहीं करना कि भाई आपको अचीवमेंट चाहिए, नहीं, आपको चीजों को समझना है, आराम से स्टेप वाइज आगे बढ़ना है, तो ये आपका नहीं हो सकता। आगे देखिए, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, ये भी आपका क्या है? गलत है। तो आप फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूज है, लेकिन आपका जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो आंसर नंबर सेकंड होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ना, हमें पीछे भी क्वेश्चन आया था, प्रश्न करने के क्या देंगे बच्चों को? अवसर देंगे। और बच्चे प्रश्न कब करते हैं? जब वो क्रिएटिव होते हैं, वो सृजनशील होते हैं, जब भी तो घर पर जाकर पढ़ेंगे, तभी तो टीचर के लिए नए नए क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सेकंड। तो देखिए, ये आपके 30 क्वेश्चन थे, और ये आपका जो ऑफलाइन पेपर हुआ था ना, क्योंकि अब आपको पता है आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होना है, तो इसलिए हम ऑफलाइन की जो प्रैक्टिस सेट है ना वो भी करने जरूरी है। और ये सारे के सारे ओरिजिनल पेपर हैं, और मैं सभी पेपर करवाऊंगा अब तक जितने भी एग्जाम के अंदर आए हैं। ठीक है ना, तो इसलिए आपको साथ में थ्योरी क्लासेस भी मिलेंगी, और साथ ही साथ आपको PYQ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस टाइम पर मिले तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है ना, तो आप साथ साथ में इन वीडियो को लाइक किया कीजिए और कॉमेंट किया कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, या कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं या कितने गलत हुए हैं। तो इसके लिए, और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। आज के लिए थैंक यू।